Okay, so today's chapter is गवर्नमेंट बजट। ओके बेटा, बहुत अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कहता हूँ बेटा क्योंकि ये अकेला चैप्टर है जो 6 से 8 नंबर का आता है। अकेला चैप्टर, ठीक है। गवर्नमेंट बजट। तो स्टार्टिंग करते हैं वर्ड बजट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट की। तो जनरली बजट का मतलब क्या होता है बेटा कि आपके यहाँ कोई कमिंग इवेंट है, कोई भी कमिंग इवेंट है, आपको घूमने जाना है, आपका बर्थडे है, उसमें आपको कई सारे खर्चे करने हैं। उन खर्चों के लिए आपको कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना है। इसका आपने एक बजट बनाया कि 10,000 रुपये मेरे खर्च होंगे और ये 10,000 रुपये मैं कहाँ से अरेंज करूंगा, राइट। इस बजट की एक खासियत है कि ये फ्यूचर काल के लिए होता है, यानी कि इसके जितने भी ये अमाउंट आप लिख रहे हो, ये कैसे होंगे बेटा, एस्टिमेटेड होंगे, राइट। कैसे होंगे, एस्टिमेटेड होंगे। एक्चुअल तो नहीं होंगे, क्योंकि बजट निकले हुए इवेंट का नहीं बनता। आगे आने वाला जो टाइम है उसमें आपका कोई इवेंट है, उसमें आप लोगों को बजट बनाना है। इज दैट क्लियर। तो ऐसे ही बेटा गवर्नमेंट बजट होता है। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को आने वाले साल में कितने खर्चे करने हैं और कितनी उसकी रिसिप्ट होने वाली है, उनका एक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बता रहा हूं। तो इट इज अ स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हो आप। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing estimated government receipts, estimated government receipts and estimated government expenditures and estimated government expenditures for the year to come, right. For the year to come, आने वाले साल में गवर्नमेंट को कितने खर्चे करने हैं और कितनी रिसिप्ट होंगी, उनका एक एस्टिमेटेड अमाउंट लिखकर जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ओके बेटा, ये हर साल, याद रखना बेटा, जो गवर्नमेंट बजट होता है वो हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो आपको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है डॉक्टर निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन गवर्नमेंट बजट का। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बेटा, वो है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। हम गवर्नमेंट बजट किस तरीके से बनाते हैं, आप इसको स्ट्रक्चर कह लो या आप इसको कंपोनेंट भी कह सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो बेटा याद रखना, गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी हमको स्ट्रक्चर या कंपोनेंट लिखने होंगे, और मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आता है, स्ट्रक्चर में से ही मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो गवर्नमेंट एक तरफ अपने सारे खर्चे लिखती है, तो हमने एक तरफ गवर्नमेंट के सारे खर्चे लिख दिए, बजट, एक्सपेंडिचर, ओके। और एक तरफ गवर्नमेंट सारी रिसिप्ट लिखती है अपनी, बजट, रिसिप्ट, ओके। तो एक तरफ सारे खर्चे और एक तरफ सारी इनकम। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इनकम। अच्छा, जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे बेटा रिसिप्ट भी गवर्नमेंट की दो तरीके की होती हैं। एक होती है बेटा कैपिटल रिसिप्ट, और एक होती है बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो दो तरीके के एक्सपेंडिचर और दो तरीके की रिसिप्ट, ओके।
अब बात आएगी मेन कि सर इनका मतलब क्या है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। सबसे पहले याद रखना, कैपिटल वर्ड जहां आ गया उसका मतलब है असेट्स या लायबिलिटी चेंज होगी, यानी कि चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिससे असेट्स या लायबिलिटी चेंज हो जाए। यहां भी यही लिखेंगे हम, चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है बेटा। कैपिटल वर्ड जहां आ गया वहां पर समझ लो असेट्स और लायबिलिटी में चेंज होगा, और जहां पर रेवेन्यू वर्ड आया वहां नो चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटी, नो चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटी। तो यहां भी रेवेन्यू वर्ड है तो नो चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। समझाता हूं, देखो बेटा, आप क्या कर रहे हो, आप पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है, पैसे खर्च कर रहे हो और असेट्स या लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। तो कैसा चेंज आएगा, मान लो ये गवर्नमेंट है, इसने 10,000 रुपए खर्च किए, 10,000 रुपए खर्च किए और सपोज करो एक रोड बनवा दिया। तो रोड तो बना, लेकिन ये रोड गवर्नमेंट के लिए असेट्स भी तो है। तो गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिससे कि गवर्नमेंट की असेट्स जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। गवर्नमेंट की असेट्स क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अच्छा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, बता रहा हूं। ऑन द अदर हैंड जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो जैसे गवर्नमेंट ने 10,000 का रोड बनवाया तो ये तो असेट्स है, लेकिन मान लो उसी गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए किसी को डोनेट कर दिए, तो क्या इसमें असेट्स बढ़ी, देखो इसमें तो रोड बन गया तो असेट्स बढ़ गई, लेकिन क्या इसमें कोई असेट्स बढ़ी, नहीं। यानी कि नाइदर नाइदर असेट्स इंक्रीज, यानी कि यहां पर असेट्स नहीं बढ़ती। पहला अंतर समझ में आया, ठीक है। यहां पर आइदर लिख सकते हो आप, आइदर असेट्स इंक्रीज या फिर लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, इन दोनों में से कोई एक काम अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो कैपिटल है। और अगर ये दोनों ही काम नहीं हो रहे, नाइदर असेट्स इंक्रीज नॉर लायबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दे रहा हूं, समझना जरा। लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, ठीक है, एक मिनट तो, हाँ, लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बेटा कि मान लो ये गवर्नमेंट है, इसने 50,000 रुपए खर्च किए और कोई लोन चुका दिया, जो इसके ऊपर लोन चल रहा था वो रीपे कर दिया, तो पैसा तो गया लेकिन लायबिलिटी कम हो गई, है ना। और गवर्नमेंट ने 20,000 रुपए मान लो खर्च किए और वो खर्चा इसने किस में दे दिया, इंटरेस्ट में, ब्याज दे दी। क्या इससे कोई लायबिलिटी कम हुई, कोई लोन कम हुआ, नहीं। आ गई बात समझ में। तो एग्जाम्पल्स देखिए, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अपने आप। जैसे परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीजन इज क्योंकि असेट्स बढ़ रही है गवर्नमेंट की। रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा था, उसको रीपे कर दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। और बेटा लैंडिंग, अगर गवर्नमेंट किसी को पैसे उधार देती है तो इसका मतलब डेटर बढ़ गए, डेटर बढ़ गए तो इसका मतलब असेट्स बढ़ गई। तो ये केवल तीन जो होते हैं ये होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जितने भी हैं, देखो मैं फिर कह रहा हूं,
केवल ये तीन, परचेज ऑफ एसेट्स, रीपेमेंट ऑफ लोन और लेंडिंग बाय गवर्नमेंट, ये तीन कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने कोई डोनेशन दे दिया, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दे दी लोन की, ठीक है, गवर्नमेंट ने लोन की इंटरेस्ट दे दी। इसके बाद गवर्नमेंट ने मानो क्या, डोनेशन, इंटरेस्ट, सैलरी दे दी। गवर्नमेंट ने किसी चीज का मेंटेनेंस करा लिया, मेंटेनेंस करा लिया, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने चैरिटी कर दी, गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए सामान खरीद लिया, डिफेंस, ठीक है बेटा। ये सब क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फटाफट, दिस इज माय बजट एक्सपेंडिचर। बताइए, समझ में आया बेटा? थम्स अप करो जल्दी, नहीं तो दोबारा बताऊं। गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया बेटा बजट एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं बजट रिसिप्ट की, ठीक है। हाँ बेटा, सर्विस असेट्स थोड़ी ही होती है, सर्विस असेट्स नहीं होती है, ठीक है। भले ही सैलरी सर्विस के बदले में दी गई है, नो डाउट, लेकिन सैलरी कोई असेट्स नहीं होती। असेट्स मतलब फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, कैपिटल। अगर मैं, ठीक है ना, सैलरी यही आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा सेम पॉइंट रिसीप्ट के केस में, ठीक है। अब पैसा आ रहा है, तो ध्यान से समझना, अगर पैसा आ रहा है कैसे, कोई असेट्स बेचकर, आइदर असेट्स डिक्रीज, कोई असेट्स बेचकर पैसा आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई लायबिलिटी बढ़ाकर, और लायबिलिटी, आइदर एसेट्स डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, तो हम इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने पैसा रिसीव किया है, इसमें वहां खर्च किया था, यहाँ रिसीव किया है, तो वो रिसीव किया है, मान लो रोड बेच दिया, तो पहले रोड बनवाया था, अब रोड बेच दिया, तो असेट्स डिक्रीज हो गई ना। तो डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेटा इसको, सेल ऑफ गवर्नमेंट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, या सेल ऑफ शेयर, ये भी डिसइन्वेस्टमेंट में ही आता है, इसको बोलते हैं असेट्स डिक्रीज। या मान लो गवर्नमेंट को पैसा मिला, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी से पैसा बोरो किया है वो, तो बेटा ये बोरोइंग जो होती है, बोरोइंग, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। और गवर्नमेंट ने अगर किसी को उधार दे रखा था, और अब वो उधार क्या किया गवर्नमेंट ने बेटा, वापस ले लिया, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने किसी को पैसा वापस दिया था, अब वो वापस ले लिया, इसका मतलब डेटर कम हो गए, यानी कि असेट्स कम हो गई, तो ये भी हमारा क्या होता है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का जस्ट उल्टा कर दो, वो कैपिटल रिसिप्ट है। देखो यहां भी केवल तीन ही चीजें हैं। अब रिवेन्यू रिसिप्ट में बेटा क्या आएगा, नाइदर असेट्स डिक्रीज, मतलब गवर्नमेंट को असेट्स बेचनी नहीं पड़ी, नाइदर असेट्स डिक्रीज एंड नॉर लायबिलिटी इंक्रीज, नॉर लायबिलिटी इंक्रीज। तो बेटा ये होता है, एक तो होता है टैक्स, जितने भी टैक्स हैं सब गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट है। और बेटा कुछ होता है नॉन टैक्स, मतलब टैक्स के अलावा भी कई सारी चीजें हैं, जैसे फीस, जैसे फाइन्स, जैसे एस चीट। एस चीट का मतलब क्या होता है, जब कोई लीगल हायर बिना बताए मर जाए, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपना लीगल हायर बताए बिना मर जाए, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। प्रॉफिट, इंटरेस्ट,
ये सब बेटा आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। बताइए बेटा, ये हमारा पूरा गवर्नमेंट बजट का चार्ट है, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, फटाफट कल उस दिन की तरह ग्रुप में मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं, फटाफट सॉल्व करो, अभी डिस्कस करेंगे। 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 10:05 पे हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस है, उनके बारे में बात करते हैं हम, जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो सबसे पहले लोन। लोन वर्ड जहां आ जाए इसका मतलब लायबिलिटी चेंज हो गई। लोन रिकवर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पैसा तो आया, पैसा तो आया, लेकिन लेकिन असेट्स कम हो गई क्योंकि जो लोन दे रखा था वो रिकवर्ड। तो बेटा यहां जो रीजन लिखोगे आप, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, जब भी वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, तो रीजन या तो असेट्स डिक्रीज होगा या लायबिलिटी इंक्रीज होगा, इन दोनों में से कोई एक रीजन हमें लिखना है। लेकिन अगर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन अगर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो फिर हम ये लिखेंगे कि नाइदर असेट्स डिक्रीज नॉर लायबिलिटी इंक्रीज। मतलब ये दोनों ही हमें लिखने हैं। फिर आ गई बात समझ में? जैसे लोन रिकवर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, तो भाई प्राइस मतलब हमारे पास पैसा तो आया लेकिन असेट्स कम हो गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज असेट्स डिक्रीज। लाइसेंस एंड कोर्ट फीस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, तो बेटा नाइदर असेट्स डिक्रीज नॉर लायबिलिटी इंक्रीज, इसलिए रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके, चेक करते जाना और फिर देखना कितने सही है। लोन टेकन फ्रॉम यूएसए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लोन लिया तो भाई लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब कैपिटल रिसिप्ट। ओके, सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, शेयर बेच दिए, इसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, असेट्स कम हो गई, इसका मतलब कैपिटल रिसिप्ट। इसके बाद फाइनेंशियल हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स, तो बेटा ये तो डोनेशन है, तो नाइदर असेट्स डिक्रीज नॉर लायबिलिटी इंक्रीज, इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। रीजन ये लिखेंगे, समझ में आ रहा है रीजन? नेक्स्ट, अमाउंट बोरोड, मतलब उधार लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई, ये रीजन है, और कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे इसको। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट तो बेटा नाइदर असेट्स डिक्रीज नॉर लायबिलिटी इंक्रीज, इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। फंड रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, तो मतलब एनएससी के बेसिस पे पैसा लिया है, तो एनएससी बेटा क्या होती है? ध्यान रखना, एनएससी एक तरीके से उधार मांगने का तरीका होता है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए कैपिटल रिसिप्ट। ओके, एनएससी का मतलब है पैसा आज हमें उधार दे दो, हम बाद में विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। सेल ऑफ शेयर, इसका मतलब असेट्स कम हो रही है, तो कैपिटल रिसिप्ट। ओके, प्रॉफिट तो बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट, रीजन होगा नाइदर असेट्स डिक्रीज नॉर लायबिलिटी इंक्रीज, तो रेवेन्यू रिसिप्ट। बोरोइंग, बोरोइंग तो बेटा लायबिलिटी बढ़ गई इसलिए कैपिटल रिसिप्ट। बताइए, आया सबकी समझ में? तो जब भी रेवेन्यू वाला रीजन लिखोगे आप दोनों लिखोगे, लेकिन कैपिटल वाले में या तो असेट्स बढ़ेगी या लायबिलिटी कम होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें हमें खर्चा बताना है, तो मैं पहले ही लिख देता हूं, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो या तो असेट्स बढ़ रही होगी या लायबिलिटी घट रही होगी, इन दोनों में से कोई एक काम होगा। एनी वन, रीजन में कोई एक काम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रीजन में फिर दोनों लिखेंगे, नाइदर असेट्स इंक्रीज नॉर लायबिलिटी डिक्रीज, बोथ लिखे जाएंगे रीजन में। चलिए देखते हैं। सैलरी, सैलरी हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, रीजन क्या आएगा? नाइदर असेट्स इंक्रीज नॉर लायबिलिटी डिक्रीज। परचेज ऑफ मेट्रो बेटा असेट्स है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि असेट्स बढ़ गई। रीपेमेंट ऑफ लोन बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई। ग्रांट्स का मतलब डोनेशन, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। रीजन ओ सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रीजन लिखेंगे नाइदर असेट्स इंक्रीज नॉर लायबिलिटी डिक्रीज। लोन गिवन टू यूटीज, तो लोन दिया है बेटा, असेट्स बढ़ रही है क्योंकि डेटर बढ़ गए, तो रीजन क्या आया, असेट्स इंक्रीज, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रीजन आएगा नाइदर असेट्स इंक्रीज नॉर लायबिलिटी डिक्रीज। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो बेटा असेट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि असेट्स बढ़ रही है। पेंशन पेड टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रीजन आएगा नाइदर असेट्स इंक्रीज नॉर लायबिलिटी डिक्रीज। 10% शेयर परचेज किए यानी कि असेट्स बढ़ गई, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सिडी बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रीजन आएगा नाइदर असेट्स इंक्रीज नॉर लायबिलिटी डिक्रीज। कलेक्शन ऑफ टैक्स बेटा ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट्स बढ़ गई। ठीक है, किसके कितने सही थे? चलिए, समझ में आया? ये बेटा हमने अपना क्या कर लिया, ये हमने चार्ट पढ़ लिया, ये पूरा चार्ट हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस चार्ट को तैयार कर लो। कल हम इसके, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे अभी हमने ये खत्म किए ना, ऐसे ही हम न्यूमेरिकल साथ ही साथ खत्म करेंगे। और सारे न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा गवर्नमेंट बजट के कल की क्लास में। तो कल हम गवर्नमेंट बजट को लगभग लगभग क्या पूरा ही खत्म कर देंगे, 2 ही क्लास लेके चलेंगे, इससे ज्यादा किसी चैप्टर की क्लास लेंगे नहीं हम। इस तरह से हमारा 40 में से 10 नंबर का पेपर पूरा हो जाएगा। फिर हम करेंगे अपना एग्रीगेट डिमांड के तीनों चैप्टर, फिर मनी बैंकिंग और लास्ट में नेशनल इनकम। तो मेरा टारगेट है कि 15 दिसंबर तक आपकी पूरी मैक्रो खत्म करा दूं, ताकि 15 दिसंबर से हम लोग अपने सैंपल पेपर शुरू कर लें। तो 15 दिसंबर से लेकर डेली हम लोग सैंपल पेपर लिखेंगे, मैं तुम्हें यहाँ लिख के दिखाऊंगा। लगभग लगभग हम लोग सैंपल पेपर करेंगे 20 या 25 जनवरी तक। तब तक ये क्लास आपकी ऑन रहेगी और फिर हम लोग अपनी क्लास ऑन करेंगे जब हमारा इको का पेपर होगा, जब बीच में छुट्टियां होंगी। उसमें तो बेटा मैं 2 3 4 बजे तक खाली बैठा रहा करूंगा तुम्हारे साथ यहाँ पे। जो चैप्टर समझना है वो समझ लो, जो भी चीजें करनी है वो कर लो। ठीक है, अभी बस रिदम बनाओ, मेरे साथ बैठ के पढ़ने की आदत डालो। घर पे अब जितना मैंने पढ़ा दिया उतना एक बार प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।